अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बड़ी ईद की खुशियाँ और आपके साथ ना बांटी जाएं ये तो हो ही नहीं सकता। हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे शहरियों के मसाइल आम दिनों के अंदर दिखाए जाते हैं, ईद की खुशियाँ भी उन्हीं के संग बांटी जाए। और सुन्नत इब्राहिमी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अदा करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो घरों पे बैठे मुख्तलिफ़ किस्म के आज ख्वाबे खा रहे होंगे उनके साथ आज अच्छा वक्त जो है हम अपने स्टूडियो से स्पेंड करें। और जैसे ईद की बात आती है, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल गेस्ट जो हैं वो अपने स्टूडियो के अंदर इनवाइट करें। तो आज बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FCCI के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ईद जो है ये तो हमेशा बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है, क्योंकि इसमें हमारे लिए तो बहुत बड़ी अट्रैक्शन ये होती है कि तमाम अहबाब, तमाम अज़ीज़ व अक़रबा जिनसे काफ़ी देर मुलाकात नहीं होती, वो ईद पे सबसे खाने पे आ रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं। और वो जो ईद उल ज़ुहा है ये तो इसमें तो बड़ा ख़ास है, क्योंकि ये हमारा बड़ा मज़हबी फेस्टिवल है जिसमें हम सुन्नत इब्राहिमी की जो है उसकी तकमील करते हैं। और आपके इस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये तो सुन्नत इब्राहिमी का हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो इस वक्त यंग जनरेशन है, उसको एलेबोरेट करना और बताना कि ये कितनी बड़ी सेक्रीफाइस थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, और अल्लाह ने उसको अमर कर दिया हमेशा के लिए। जब तक दुनिया है हम इसको ये फेस्टिवल चलेगा। और ईद, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम हो गई हैं लोगों की ज़िंदगियों में, ये जो त्यौहार हैं इनको भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। और इसमें जो अपनी सारी फैमिलीज़ के लोग हैं और तमाम दोस्तों से जिनसे आप रूटीन में मिलते हैं, उनसे हट के उन लोगों को भी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गोश्त है वो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें उन लोगों को भी शरीक करें जो सारा साल इस बात की इस्तात नहीं रखते कि वो गोश्त ख़रीद कर खा सकें। इस खुशी में तमाम लोगों को शरीक करना चाहिए, ताकि कोई मुसलमान ऐसा ना रहे जिसमें जो इस ईद पे, ईद उल ज़ुहा पे, उसको गोश्त से मुस्तफ़ीद ना हो सके। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, बड़ी ईद तो वैसे ही एसार, कुर्बानी और जज्बे की ईद होती है, और आज के दौर में आपको नहीं लगता कुर्बानी की बजाय नफ्सा नफसी का आलम है? हम इस सबक से हटते चले जा रहे हैं। ये एक्चुअली तो ये हमारे लिए सबक है। एसार और कुर्बानी जो है, इसमें जो खुशी मिलती है वो नफ्सा नफसी में जो भी करे नफ्सा नफसी में नहीं मिलती। नफ्सा नफसी में नफ्स की तकमील जहाँ पे होगी वहाँ पे अगर खुशी है तो चंद लम्हों की होगी। जो एसार और कुर्बानी की खुशी है ये दायमी खुशी है, और आपको इसकी रिपरकशंस जो हैं, इसकी साउंड जो है आपके हार्ट पे और आपके दिलो दिमाग पे बहुत देर तक आपको तरोताज़ा रखेगी कि आपने ये काम अच्छा हो गया, अल्लाह इसको कबूल कर ले। और ये कबूलियत जो है, और यही असल ज़िंदगी का थीम है कि किसी दूसरे के लिए काम आना, किसी दूसरे के लिए, ये माशरे में बहुत कम हो गया। और नफ्सा नफसी ने हमें, वाकई आपकी बात सही है, इसमें ये हमें ये जो ईद उल ज़ुहा है ये बहुत बड़ा सबक है कि हाउ टू सेक्रीफाइस, कि आपने दूसरों के लिए ना सिर्फ ये कि ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी कर रहे हैं, ये सबक भी है कि आपने कुर्बानी, अपने आप को सेक्रीफाइस, दूसरों की अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों की खुशियों का किस तरह ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आजकल तो नफ्सा नफसी का दौर भी कुछ ऐसा कि एक बाइक में बाइक लगे तो लोग चौकों चौराहों में लड़ते झगड़ते, मारते पीटते एक दूसरे को नज़र आते हैं। एक दूसरे की मदद करना तो बहुत दूर रह गया है। वो असल में ये हो गया है कि जो है, हमने एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा की है। हमारा सारा एज ए नेशन इस बात पे एम्फेसिस रहा है कि हमने बच्चों को अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेट करना है। तरबियत पे फोकस कम हो गया। जो तरबियत पे फोकस कम होने से ना भी किसी भी जगह पे तरबियत नहीं हो रही। जब नेशन की तरबियत नहीं होगी, घर से लेके, स्कूल से लेके, अदारे से लेके, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से लेके, हर जगह पर तरबियत से ये चीज़ें सीखते हैं। और ये तरबियत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है।
इतनी फ्रस्ट्रेशन मुसलमान में होती नहीं है, और ये दीन से दूरी की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक दौर था कि ये ख्याल रखा जाता था कि मोहल्ले में, हमसायों में जिन लोगों की कुर्बानियाँ नहीं दी जाती उनका ख़ास ख्याल रखा जाता था, बल्कि एक प्रॉपर रैकी लगाई जाती थी कि हल्के के अंदर कौन कौन से ऐसे अहबाब हैं जो ज़रा गरीब गुरबा हैं या फिर सफ़ेद पोश हैं। आजकल शायद लोग जो है बाहर निकल के एक दूसरे का पता चलाने के लिए जो है उनके पास टाइम नहीं है। ये देखने को मिलता है साथ वाला घर है कॉलोनीज़ के अंदर, लोगों को साथ वाले का ही नहीं पता कौन रह रहा है वहाँ पे, कौन नहीं रह रहा। इन चीज़ों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। साथ वाला घर तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर नहीं बंदों को पता होता। घर के अफराद, हर बंदे का एक, पहले पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाती थी, अब हर बंदे का टाइम है ऑफिस से, बाहर से, कारोबार से, जॉब से आने का, और उसी टाइम से वो अलग, हर बंदे का लंच टाइम डिफरेंट है, हर फैमिली का डिनर टाइम डिफरेंट है। जो ये सबसे पहले फैमिली को यूनाइट करना ज़रूरी है, और फैमिली को यूनिटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपको कम से कम एक खाना इकट्ठे बैठ के खाना होगा, और वो नाश्ते का टाइम डिफरेंट है। जो हमसाए हैं, इर्द गिर्द हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, सब खुशहाल भी हों तो लोग एक दूसरे के यहाँ कोई अच्छी डिश पकती थी तो ज़रूर भेजते थे। एक दूसरे का दुख होता था तो खुशी होती थी, गमी होती थी, हम रिश्तेदारों से पहले पहुंचते थे। अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग इतने वो आ गए हैं इस सिस्टम में कि सबसे ज़्यादा जो है लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गई है, क्योंकि मनी माइंडेड जो सिस्टम है वो ज़्यादा हो गया है। हर बंदा अपनी पाइल अप करने के चक्कर में है, और उस पाइल अप का कोई एंड नहीं, क्योंकि रिज़्क नहीं बढ़ता जब तक अल्लाह रिज़्क में ना बढ़ाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, आपके दिन की शुरुआत ईद वाले दिन कैसे होती है? ईद वाले दिन की शुरुआत सुबह हमने नमाज के फ़ौरन बाद हम इसको करते हैं कुर्बानी की। कुर्बानी करने के बाद फिर हमने 11-12 बजे तक इसको सारा कंप्लीट करके, तो हमने फिर जो है उसके बाद अजीज़ व अक़रबा बहन भाई आते हैं हमारे। नेक्स्ट डे हमारा पूरा वो सिस्टम है, नेक्स्ट डे अगले दिन हमारा ईद से अगले दिन जो होता है वो खाना है सारे हमारे यहाँ भी, फिर रिश्तेदारों के यहाँ भी, फिर वो सारा ये पूरा स्केजुअल तरतीब दिया हुआ है कि हर ईद के अगले घंटे में क्या काम करना है। तो माशाल्लाह घर में पोते भी हैं, उनके साथ खेले, सारा वो सारी एक्टिविटी फैमिली की भी, एंड क्योंकि टाउन में मेरा अच्छा सिलसिला है सारे दोस्तों से, काफ़ी बड़ा हमारा ग्रुप है दोस्तों का, तो वो जो मस्जिद में ही काफ़ी टाइम जो है ना वो स्पेंड हो गया, क्योंकि मस्जिद में सबसे ईद मिलते मिलते कुछ 100-150 बंदे 200 से ईद मिलनी, तो ये भी एक खासा टाइम टेकिंग अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो डॉक्टर साहब, ये 3 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन में कौन सा दिन मुख्तस किया है कि दोस्त अहबाब आपकी तरफ आएँ? कौन से दिन आप जाते हैं रिश्तेदारों या दोस्तों की तरफ? ये दूसरा दिन तो होता है अजीज़ व अक़रबा का भी सारा टोटल, तो पहला दिन फैमिली का, दूसरा दिन अजीज़ व अक़रबा का, और तीसरा दिन जो होता है वो दोस्तों का होता है। ये अरसा दराज से यही मेरी स्केजुअल चल रहा है, और उसी स्केजुअल से तीनों दिन जो हैं वो बड़े बिज़ी होते हैं, क्योंकि सोशली मैं काफ़ी लोगों से हमारे मिलना है लोगों से, तो वो फिर वो सब लोगों से जो है ईद वाले दिन प्रोग्राम तरतीब दिए हुए होते हैं, किसके यहाँ जाना है, किसने आना है, उसके मुताबिक सारा प्रोसेस जो चलता है। डॉक्टर साहब, कभी खुद ज़िबा किया जानवर को? ये जानवर मैं खुद ज़िबा करता हूँ, ये मेरी बड़ी पुरानी रूटीन है। अच्छा, बकरा पूरा का पूरा खुद? नहीं, ज़िबा मैं खुद करता हूँ। अच्छा। तकबीर पढ़ के उसको ज़िबा, छुरी मैं खुद चलाता हूँ। चलें, इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बकरे के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि छुरी आपसे खुद चलाते हैं, लेकिन लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि पूरा का पूरा बकरा फैमिली में आपके कज़न्स या भाइयों ने मिल के किया हो? नहीं, वो पूरा नहीं मैंने किया, क्योंकि पता है हमारी रूटीन में कोई एग्जर्शन की नहीं है, लंबी चौड़ी एग्जर्शन की, तो वो बकरा अगर हम खुद करेंगे ना तो फिर तो हम उसके बाद कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, फिर थकावट हो जाती है, फिर रेस्ट पे चले जाएंगे। लेकिन वो जितने भी जानवर होते हैं वो उनको ज़िबा मैं खुद करता हूँ।
क्योंकि वो मुझे है कि ये इंसान को कम से कम ये ज़रूर करना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा ख़तरा ये भी होता है कि तकबीर पूरी पढ़ी है उसने, ये नहीं पढ़ी, हाँ तो वो फिर तकबीर के लिए भी खुद और सारा स्वाब भी उसका बहुत ज़्यादा है। जी, इसलिए जो पकड़ वो लेते हैं, मैं छुरी चला देता हूँ और फिर ज़िबा करने के लिए अच्छा तकबीर डॉक्टर पढ़। साहब, कभी अनाड़ी कसाई से पाला पड़ा है? एक मेरा जो है ना बहुत पेट सिस्टम है इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग। मेरे परमानेंट हैं अरसा दराज से, जब मैं स्टूडेंट था उस वक़्त से परमानेंट लोग हैं जो आते हैं, तो वो ईद की नमाज से पहले आ जाते हैं, 1 डे बिफोर ईद अपना सामान रख जाते हैं और वो आके उन्होंने सारा ईद के नमाज के फ़ौरन हमारे पास ईद पढ़ के ईद के फ़ौरन बाद हमने ना जानवर वो ज़िबा कर लेने हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है ज़िबा करने के लिए? बकरा, छतरा? हम बकरा करते हैं क्योंकि बकरे का गोश्त जो है वो ज़्यादा हमारे घरों में पसंद किया जाता है, तो बकरा भी वो करते हैं। जो वो सफ़ेद बकरे आते हैं ना इधर से राजनपुर के, वो राजनपुर वाले सफ़ेद बकरे वो बड़े खूबसूरत होते हैं, वो उनकी शक्ल ही बड़ी खूबसूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, बच्चे ज़िद करते हैं कि ईद से काफ़ी दिन पहले ही बकरे ले आएँ ताकि घर में रौनक मेला लगे? हाँ जी, इस तरह ही है, वो पहले लेके आते हैं। पहले तो दरमियान में गैप आ गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, अब वो पोते हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो वो अभी है तो छोटे हैं लेकिन बड़ा इन्जॉय करते हैं कि ये हमने एक्टिविटी की, और जगह भी है हमारे पास, फिर हमें प्रॉब्लम संभालने का भी नहीं होता, तो फिर हम उसको पहले ले आते हैं। तो डॉक्टर साहब, ख़रीदारी के लिए खुद जाते हैं बकरों? ये ख़रीदारी भी मैं खुद करता हूँ। तो क्या रेट्स जा रहे थे इस दफ़ा? मार्केट तेज़ है? मार्केट तेज़ है क्योंकि हर आने वाले जो इन्फ्लेशन जो हमारे बढ़ रही है, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है। वो कास्ट ऑफ, नो डाउट कि हमारे बकरों और भेड़ों और इनकी तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन इस लोगों के पास वसाइल भी कम हैं और उनके पास उसकी जो उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनकी वो ज़्यादा है। तो हर आने वाले दिन लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि लोग, आम पब्लिक में बहुत से लोग अब बड़े जानवरों में कुछ हिस्सा डालने में, कुछ बड़े जानवर ज़्यादा कुर्बानियाँ करनी है तो बड़ा जानवर कर रहे हैं, और बकरों की जो है वो भी बकरे जो है मीडियम साइज़ के ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। जो पहले होते थे हम बड़े हैवी किस्म के बकरे, वो कोई कहीं कहीं पे मिलता है क्योंकि उसका ख़रीदार कम हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बकरे जब समटाइम लेने जाता है बंदा, तो बाज़ ऐसा होता है अंधेरे में ले लेना तो पता नहीं चलता, या कान या आँख ख़राब हो। कुछ आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा हुआ इस तरह, तो वो इस तरह हो गया कि रात में बस लेके आ गए, तो वो जब सड़क से लेते हैं ना चलते हुए, रोड तो पे जो व्यापारी होते हैं, जो रोड पे व्यापारी, उनमें अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं, गलती हो जाती है। थोड़ा सा बंदा उसमें गौर नहीं करता तो वो चांस होता है। जो आप ख़रीदते हैं ना पेटेंट किसी जो मंडी में ख़रीदते हैं जाके पेटेंट व्यापारी से, वहाँ ये चीज़ नहीं कभी हुई। अब ख़रीदते ऑलमोस्ट व्यापारी से हैं। हमारे अपने कुछ हैं वो दोस्त हैं, वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो रेयरिंग करते हैं बड़े जानवरों की, वो उनसे ले लेते हैं क्योंकि वो हमें पता होता है कि ये इनको बड़े प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फीडिंग के साथ प्रॉपर पाला हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? बचपन की ईद में तो मुझे एक ही याद है, जो बड़ी हमारे बकरे लेके आए जो वालिद साहब, तो एक बकरा उनमें ऐसा था वो टकरे मारता था, पेडू, तो वो इतनी टकरे मारता था कि हमें, उसने वालिद साहब कहीं गए हुए थे तो उसने वो उसका टूट गया, तो उसने हमें सारों घर वालों को दौड़ा के हल्कान कर दिया। ये सरगोदा की बात है, एयरफोर्स में हम रहते थे। अच्छा। तो वहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम निकाला जब तक वालिद साहब नहीं आया है। अच्छा, फिर वालिद साहब ने आके काबू किया? उन्होंने, क्योंकि हम छोटे थे, बच्चे थे, तो फिर उन्होंने काबू किया। तो वो मुझे अंदाज़ा है कि वो आपको बहुत देख सोच समझ के लेना चाहिए, जानवर को चला के भी चेक करना चाहिए, और उसके कान, सींग और उसके पूरे जिस्म पे हर चीज़ उसकी चेक करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ईदी लेने वाले हाथ से देने वाले हाथ तक का सफ़र कैसा है? जो ईदी लेने का सिलसिला होता है वो तो
ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि उसमें उस नोट की जो है ना खनक, वो कानों में आज भी गूंजती है। बिल्कुल वो जब नानी और दूसरे वालिद साहब और वालदा और ये सब देते थे, मैंने तो कई नोट ऐसे हुए कि अब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे वो नोट दिए, तो मैंने अपने वो जो फाइल का कवर है उनमें संभाल के रखे हुए हैं कि ये इस सन में मुझे मेरी नानी ने दिया था। क्या बात है जनाब। तो क्या बात। अदरवाइज़ जो अब जो सिलसिला है, अब तो वो देने वाला ही सिलसिला है सारा वो सब बच्चों को भी देनी होती है। तो अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले वालदा का इंतकाल हो गया, तो वो फिर उनको भी सारा कि वो आगे तकसीम करें, वो तकसीम करती थी बच्चों में। अब वो सारा काम जो है ख़ुद करते हैं। डॉक्टर साहब नोट तो देता है बंदा, लेकिन वो होते भी नए हैं, लेकिन आज उनका वो चाम नहीं होता जो उस बचपन में हमारे अंदर था कि यार नोट लेने या इसने फ़लाँ ने ज़्यादा ईदी देनी है, इसके पास जाना है सबसे। वो ईदी देने वाले भी बड़े जीदार थे, वाह वाह। और पैसे में बरकत भी बहुत थी। अब जो है वो नोट में बरकत भी नहीं रही, तो वो चीज़ें जो है ना वो नापेद होती जा रही हैं, क्योंकि एक्चुअली पहले वो उससे कोई चीज़ लेते थे जाके, उसको अट्रैक्शन होती थी, ये पैसे मिलेंगे, इतने मेरे पास इकट्ठे होंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब बच्चे जो अब हमारे आगे बच्चे हैं जो उनके दे आर वेल फैसिलिटेटेड, हर चीज़ उनके पास पहले ही मौजूद है। उन्हें वो जिसके पास जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसकी कदर होती ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ जो आगे है ना, वो बच्चों को वो कदर नहीं है या वो चीज़ नहीं है। बस ये होता है कि रूटीन मैटर है कि आपने ईदी दी, हो सकता है कि वो ये मेरी फीलिंग है, लेकिन वो आगे बच्चों में हो सकता है कि ये, क्योंकि मेरे इससे दूसरे दिन बहन भाई भी आते हैं सारे, उनके बच्चे भी आते हैं, हम कोई 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर सबको ईदी तकसीम करते हैं। वो बच्चे जो छोटे मैंने देखा है वो तो बड़े हैप्पी होते हैं कि मामू ने हमें ना दी हैं या हमारे ताया अब्बू ने हमें ईद दी है, तो वो बड़े खुश होते हैं, वो बड़े हैप्पी होते हैं। डॉक्टर साहब ईद ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के मौके पे आपने देखा होगा कि शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है। इंतज़ामिया अपनी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन हर गली मोहल्ले में तो नहीं ना पहुँचा जा सकता। बतौर शहरी हमारी क्या हैसियत है, हमें क्या करना चाहिए शहर को साफ़ रखने के लिए? हुकूमत ने, मैं कई साल से देख रहा हूँ, मैं सोसाइटी भी चलाता रहा हूँ अपने ख़ियाबान गार्डन में, तो पैरामीटर्स तो बड़े अच्छे अडॉप्ट किए हुए हैं। लोगों का फॉल्ट ज़्यादा है। लोगों का फॉल्ट ये है कि लोग 2 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे भी सब्र नहीं करते। ये बड़ा स्ट्रेट है। उन्होंने कहा है कि आपने जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो आपने एनुअल सेक्रीफाइस किया है, उसको किसी शॉपर में डालें, डाल के आप रोड के किनारे पे रख दें। हमारे टाउन में तो सारी गाड़ियाँ आती हैं, जो साइड पे पड़े होते हैं वो ले जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो गलत करते हैं, बहुत से लोग उसको ऐसा करते हैं कि या तो साइड पे किसी प्लाट में फेंक देंगे, वो बहुत शॉर्टकट करते हैं और फिर उसकी बदबू बड़ी देर तक रहती है। और तीसरी उसका नुकसान, कुछ लोग इससे भी आगे करते हैं, वो उनके मुलाजिम जो होते हैं वो सीवरेज सिस्टम में फेंक देते हैं। जो सीवरेज सिस्टम में फेंकना, अभी हम रात ही बात हो रही थी कि ये जो लोग कहीं सीवरेज सिस्टम में जो फेंकते हैं, इससे सारा सीवरेज सिस्टम चौक हो जाता है और फिर सारी वो उसकी पूरे सीवरेज सिस्टम की सफाई करवानी, चीज़ें करनी, वो उससे भी ज़्यादा लेबोरियस और मुश्किल काम है, क्योंकि पाइपलाइन चौक हो जानी उसका बड़ा नुकसान है। ये कौमी तौर पे लोगों को सोचना चाहिए कि किसी भी सीवरेज सिस्टम में ना फेंकें, कहीं पे भी साइड पे प्लॉट में ना फेंकें। ये तोफ़न, ये बदबू, ये गंदगी, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है सफाई निसफ़ ईमान है। अगर आपने सफाई गंदगी फैलाने का बायस बने हैं तो आप अपना निसफ़ ईमान खो रहे हैं। और अगर आप सफाई पसंद हैं, उस गंदगी को उठा के आप संभाल के रखते हैं कि ठीक है इसको प्रॉपर प्लेस पे इसका डिस्पोज़ल करना है, तो आप निसफ़ ईमान जो है वो लेके फिर रहे हैं। इस निसफ़ ईमान को संभाल के रखें और कहीं पे भी कोई भी बंदा कहीं पे भी जो दूसरे दिन तीसरे दिन जब जो भी कब्रानी कर रहा है, कोई भी बंदा कहीं पे भी बाहर ना फेंके, क्योंकि ये कौमों की पहचान इन अमूर से होती है। तो इसकी मिसाल मैं बताता हूँ
कि मैं यूएस से गया तो मैं वहाँ पे डिज़नी वर्ल्ड गया, तो मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने ऑरलैंडो में तो वो बंदे ने आइसक्रीम खाई, वो कितनी देर सोचता रहा, देखता रहा, उसे कोई डस्टबिन नहीं मिला। वो हालांकि उसके कपड़े ख़राब होने थे, उसने उसको अच्छी तरह मोड़ के सारा इकट्ठा करके वो पेंट के ख़राब होने का ख्याल नहीं किया, उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया कि जहाँ डस्टबिन आएगा कोई बात नहीं, पेंट ख़राब होती है तो हो जाए, जहाँ डस्टबिन आएगा वहाँ पे फिर मैं इसको फेंकूँगा। तो मैं उसको ऑब्ज़र्व करता रहा, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड कि ये देखें, ये चीज़ें हमें भी करनी चाहिए कि हमें कोई भी बंदा कहीं भी सिर्फ ईद उल ज़ुहा नहीं, कभी भी अपनी गाड़ी से रास्ते में चलते हुए, टक शॉप से निकलते हुए, रोड पर जाते हुए, हमें जो अपना वेस्ट है वो अपनी पॉकेट में डालें, जहाँ प्रॉपर डस्टबिन हो उसको डिस्पोज करें। रास्ते में रह जाते मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए पोल्यूशन का बायस ना बने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि मंडियों के अंदर जब जानवर लाखों रुपए के सेल किए जाते हैं तो एक कानून ही ऐसा बना दिया जाए कि जिस व्यापारी ने सेल करना है उसमें 100 रुपये का एक जो बैग होता है आलाइश के लिए वो साथ दे दिया करे, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आलाइशों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे हम, और सवाल मेरा यही था कि अगर एक बैग जो है एक जानवर के साथ फ्री दे दिया जाए, 100 या 200 का बैग होता है, लाखों रुपए के जानवर सेल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हर शख्स बैल के साथ या बकरे के साथ ही आलाइश का बैग लेके आएगा, उसमें डालेगा, बंद करके वो मुतलका कंटेनर जो है उसमें डाल देगा। ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो बैग जब एक हफ़्ता पहले या 2 हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले वो लेके आएगा तो वो उसको ज़ाया भी कर सकता है, या हो सकता है वो उसका गुम हो जाए। ये सिस्टम अगर हमने करना है ना, तो ये मसाजिद से हो सकता है कि जब लोग ईद उल ज़ुहा की नमाज़ पढ़ के निकलें, जिसको चाहिए तो वो ले जाए। उस मस्जिद के बाहर वो पूरे हों, वो बंदा एक एक अपना लेके अपने घर जाए, उसी वक्त जब वो कुर्बान रूटीन में होना चाहिए वो ज़िबा करे, साथ ही वो उसमें आलाइश अपनी जो है वो सारी जो चीज़ डालने वेस्ट वो डाल ले, तो वो बड़ा इजी हो जाएगा और वो बैग लूज़ नहीं होगा। चलें, अभी जो लोग रहते हैं कुर्बानी वाले, वो लोग तो ख़ुद ख़रीद लें, लेकिन आइंदा से अगर ये सिस्टम बन जाए तो ये बेस्ट है कि जिस तरह मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद हराम में उन्होंने बाहर रखे हुए हैं और लगाया हुआ सिस्टम, वो एक एक आप शॉपर लेते जाएं, अपने जूते उसमें डाल के लेते जाएं। यही शॉप अगर मस्जिद के बाहर हम लगा दें तो वो फिर रूटीन में लोग, हर बंदा एक एक लेके जाएगा, दो चाहिए 2 ले जाए, जितने एनिमल्स हैं वो ले जाए, ताकि वो इसमें 100% चांस हो जाएगा कि हमारा कोई भी जो है फिर बहुत ही निकम्मा होगा जो फिर भी बाहर फेंकेगा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, लाखों रुपए का जानवर लाना, मंडी जाना आना, उसकी कुर्बानी करनी, खाल उतरवानी, गोश्त करवाना, जब आलाइश फेंकने की बारी आती है हम जहमत नहीं करते थोड़ा सा जाए? उसमें जहमत से ज़्यादा जो अंसर है ना, वो एक तो हमारी, मैंने आपसे पहले गुजारिश की, तरबियत नहीं है, तरबियत का फुकदान है। बंदों उसको बुरा ही नहीं समझते कि किसी चीज़ को बाहर फेंकना गंदगी में इजाफे का बायस बनना। दूसरी बात यह है, कुछ लोग चाहते भी हैं तो उनके पास वो प्रॉपर जो है वो देखते हैं, घर से पूछते हैं, वो प्रॉपर ऐसा कोई डिस्पोजेबल चीज़ नहीं है जिसमें वो इतनी बड़ी चीज़ डाल सकें। वो उनके पास अगर कोई हो तो छोटा लिफाफा होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये मसाजिद के बाहर ये अगर रूटीन बनाई जाए तो फिर बहुत आसान है। ईद के रोज़ आप देखते हैं डॉक्टर साहब के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली गोश्त मांग रहे होते हैं, हर घर में जाना, इकट्ठे कर करके उन्होंने कई 100 शॉपर इकट्ठे कर लेने होते हैं, और जो जेन्युइन तौर पे जिनका हक बनता है वो रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। इसके लिए जजमेंट कैसे करते हैं? इसमें हम तो ये करते हैं कि हम तो हमारे ना वहाँ पे एक डेरा मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे हम ना गैस के वहाँ गैस से बनवाते हैं। हमारे कुक आता है, वो सारी देगें बनाता है। वो जो बीफ है, वो चावल हैं, वो पैक करते हैं, लड़के टाउन के हमारे हैं वो पैक करते हैं। तो वो हॉस्पिटल्स में वो रेडियो वाले चिंगची जो बाहर लोग हैं जो उन्होंने कुर्बानी नहीं की हुई और अपना बाहर काम कर रहे हैं,
वो धड़ाधड़ उनमें तकसीम Very करते good. जाते हैं। तो इसी तरह कुछ हम साइड पे बस्तियां हैं जहाँ पे वो मांगने वाले नहीं हैं, वो कहीं पे नहीं जाते, उनको वहाँ पे जाके लड़के तकसीम करते हैं। यंगस्टर बहुत से ऐसे ये ज़िम्मेदारी लेते हैं और हम उन्हें भेजते हैं, ताकि जो है जितना अच्छा इस्तेमाल अगर तमाम लोग इस तरह करें तो फिर ये बड़ा, जो लोग रहते हैं अभी कुर्बानी करने वाले या कर रहे हैं, वो उन्हें चाहिए कि ये इस तरह का सिस्टम ज़रूर डेवलप करें, ताकि आप बेसिक फ़िलासफ़ी जो है कुर्बानी की मैक्सिमम लोगों को आप ईद वाले दिन शामिल कर सकें कि आप के घर में गोश्त पक रहा है तो उनके घर में भी गोश्त पके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? जानवर दिन ब दिन महंगे होते चले जा रहे हैं। अब इसका खामियाजा जो है वो आम आवाम पे, एंड प्रोडक्ट तो उन्हीं के पास जाता है ना। और आवाम का ये कहना है कि व्यापारी जो है उनका कहना है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी नहीं सही, चारा हो, कोई चीज़ हो जानवरों को पालने के लिए महंगा है, इस वजह से महंगाई हो रही है। आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो चीज़ें इस तरह ही है, जब जैसे जैसे खाद और चीज़ें और बिजली और हर चीज़ महंगी हो रही है तो वो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है उसको पालना, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। बड़ा एनिमल हमारा जो है काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता है। अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान चूँकि गरीब मुल्क है, इसमें हमने सिर्फ एक दो शोबों को फोकस किया हुआ है। बहुत शोबे ऐसे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के लोगों के लिए भी ज़र मुबादला कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और प्लस जो लोकल प्रोडक्शन है उसका अब आसान हल यही है, सरेदस्त निकला। पहले एक आदमी पूरा जानवर करता था बकरा, अब वो बकरा जो है वो उसकी अफोर्ड से निकल गया, उन्होंने छोटा बकरा कर लिया। अब छोटा बकरा भी अफोर्ड उनके जिसकी पहुंच से निकल गया, उन्होंने बड़े जानवर में हिस्सा डालना शुरू कर दिया। अब बहुत इदारे हैं जो करते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो स्लॉटरिंग सिस्टम है हमारा, वो भी ठीक नहीं है। ये स्लॉटरिंग सिस्टम भी हमारा जो है इम्प्रूव होना चाहिए। दुनिया में इस तरह स्लॉटरिंग नहीं होती कि हर घर वाला बैठा स्लॉटरिंग कर रहा है। अगर एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए स्लॉटरिंग का, और वहाँ मखसूस जगह पे स्लॉटरिंग हो, और स्लॉटर हाउस बनने चाहिए। रादर इससे एडवांस जो चीज़ें हैं, स्लॉटर हाउस एक इलाका है उसमें 2 3 4 स्लॉटर हाउस बने, और उनको वो टाइम बताएं, जानवर उनके सामने ज़िबा हो, उसके बाद उनको इतने बजे उनको अपना गोश्त लें, वहाँ से हम प्रॉपर उसकी डिस्पोजल तमाम चीज़ों की कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल किसी किस्म का शहर में तोहफ़ा नहीं फैलेगा। ये दुनिया में भी यही हो रहा है। दुनिया में कहीं पे भी अलाउ नहीं है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें कहीं पे भी अलाउ नहीं है कि आप हर गली मोहल्ले में स्लॉटर करें। वो स्लॉटर हाउस में जाएगा, स्लॉटर हाउस से होके वो उसका गोश्त आपको मिलेगा, वो आप जाएंगे अपना गोश्त लेके उस प्रॉपर टाइम में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, मौसमी कसाईयों के हवाले से क्या कहेंगे? जैसे ही ईद आती है बहुत सारे ऐसे लोग कसाई बन जाते हैं जो होते ही नहीं हैं, और आज आके फिर पैसे भी खूब बटोरते हैं और बकरे बोटी भी छोटी बड़ी कर जाते हैं। वो तो बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि उसमें जो आपकी गोश्त की क्वालिटी है वो बड़ी वीक हो जाती है, और इवन कि आपको ख़ुद भी खाने में मज़ा नहीं आता इसमें। लेकिन वो भी क्या करें, उन दिनों में हमारे बहुत से लोग हैं जो डेली कमा के खा रहे हैं। उन दिनों में उनकी जो दिहाड़ी वाला सिस्टम है, जो जिसमें वो काम कर रहे होते थे, वो ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलें आप ये ना दिहाड़ी इससे गोश्त बना के पूरी करते हैं। वो भी एक उनका रोज़गार लगा हुआ है, वो चलना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपसे पहले बात की कि स्लॉटरिंग सिस्टम अभी ना आया, आने वाले वक्तों में ये लाना हमारे लिए, क्योंकि 250 मिलियन लोगों की आबादी में ये कोई भी पैरामीटर हम अगर गलत अडाप्ट करते हैं तो वो हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, जिस तरह पोल्यूशन ने इंडेक्स हमारा बहुत हाई है, तो ये हम मज़ीद ऐड करेंगे, कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने कीमती वक्त से अपना टाइम जो है वो निकाला ईद के रोज़, आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।